बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबकी सोच में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबकी सोच के साथ मैं हूं नम्रता तारिक और मैं हूं मुनीब हामिद और हम सब आपको विश करते हैं वेरी गुड मॉर्निंग। और अगर इस्लामाबाद की बात की जाए, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, बहुत तो अच्छा आज अचानक से माशाल्लाह जो है बारिश होने लग गई है, ज़ालाबारी हो रही है एंड द वेदर हैज़ टर्न्ड मैग्निफिसेंट। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सियासी टेम्परेचर भी जो है वो कल हमने एक बार फिर से बदलते देखा। एक गुज़िश्ता साल का 9 मई था और एक कल का 9 मई था, जहां पर तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्कगीर रैलियों का सिलसिला जारी रहा था मुनीब, जिसमें रेहाना डार समेत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया गया। बिल्कुल ऐसे ही, और साथ ही वैसे बैरिस्टर गौहर साहब को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। ये विजुअल्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, नाकाम बना दिया गया गौहर साहब की गिरफ्तारी को। जबकि इसके साथ ही मुनीब एक और इंतहाई अहम चीज, गेस व्हाट, वो क्या है? वो है जी दूसरी जानिब जो है, अगर हम लोग बात करें आर्मी चीफ का जो है, दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है कि 9 मई को तारीख का स्याह बाब जो है वो रकम करने वालों से कोई समझौता नहीं होगा और ना ही कोई डील होगी, ये भी कहा है उन्होंने। तो मतलब कि जो डील या ढील की या मुज़ाकरात की, मफाहमत की कुछ बातें गुज़िश्ता 2-3 महीने से हमारे सामने आ रही थी कि तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट में कोई डील होने जा रही है। इसने इस बात से ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि मफाहमत की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं है। बिल्कुल जी। दोनों तरफ से मामलात काफ़ी हद तक संगीन होते चले जा रहे हैं। ये प्रोग्राम में आगे जाके डिटेल से बात तो करेंगे ही, लेकिन साथ में ही ख़वातीन व हज़रात जो है, वज़ीर आज़म ने जो पीका एक्ट के तहत जो है डिजिटल राइट जो है प्रोटेक्शन एजेंसी के क़याम की मंजूरी भी दे दी है। अब ये काफ़ी अहम मामला है और मेरे ख्याल से ये वक्त की ज़रूरी थी, लेकिन अगेन अगर इसको प्रॉपरली यूटिलाइजेशन की जाए, जिस तरीके से मेरे ख्याल से कल भी हम लोग ट्विटर के बारे में बात कर रहे थे। हम ट्विटर की बात करते थे, फवाद चौधरी साहब से हमारी बात हुई थी कि ट्विटर बंद है, जिसकी वजह से भारत या कोई भी हमारे दुश्मन अनासर है वो कामयाब हो रहे हैं। एनी हाउ जी, कमिंग बैक टू 9 मई और जिस तरीके से कल की सिचुएशन डेवलप हुई हमारी आंखों के सामने ही, रेहाना डार साहिबा को गिरफ्तार करने का मामला है, फिर इसके अलावा दीगर कारकुनान तहरीक इंसाफ के जिनको गिरफ्तार किया गया, और पीटीआई की जानिब से जो है उनकी उमर डार की जो बीवी हैं रुबा डार, आई होप आई एम नॉट मिसप्रोनाउंसिंग इट और आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल ऐसे कल काफ़ी रैलीज का जो है वो जो है अरेंजमेंट की गई थी, जिसमें रावलपिंडी से शहरियार रियाज साहब को भी जो है गिरफ्तार किया गया और काफ़ी थे। लेकिन जो द पॉइंट इज के जिन्ना हाउस में भी उसके अलावा तकरीब का भी एहतमाम किया गया शुहदा के लिए। फिर रावलपिंडी में जो पुलिस अभी जिक्र करे मुनीब शहरियार रियाज का, उनको गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही अगर मुनीब साथ ही शुमाली पंजाब से उनकी जो सदर है सिमाबिया ताहिर रावलपिंडी में, बल्कि मुझे याद है इलेक्शन वाले रोज मैंने इनका ये हल्का भी कवर किया था, सिमाबिया ताहिर, और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी यहाँ की। बिल्कुल जी है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल जी। दूसरी जानिब जो है 9 मई के जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, जो हमने स्टार्ट में बताया, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश जो की, लेकिन कारकुनों जो है नाकाम बना दी। इस वक्त आप वो विजुअल्स भी देख सकते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज है पाकिस्तान की, उनके चेयरमैन को जो है गिरफ्तार, और ये कारकुनान और पुलिस जो है आपस में लड़ रहे हैं, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट जो है मनाजिर हैं और ऐसे होना नहीं चाहिए। लेकिन अगेन आर्मी चीफ का बयान बहुत जो है अहमियत का जो हामिल है, और कि दुश्मन कुव्वतें और इनके जो सरपरस्त हैं झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा से डिजिटल टेररिज्म, ये नई टर्म है जो इंट्रोड्यूस कराई है कल आर्मी चीफ ने, दैट इज डिजिटल टेररिज्म, यानी कि सोशल मीडिया पे नफरत अंगेज मुहिम चलाना, उसको टेररिज्म करार दे दिया है, उसकी बात हो रही है। और तारीख का स्याह तरीन, बिल्कुल जी, इस तारीख का स्याह तरीन दिन था। ख़वातीन और हज़रात, अब इसके ऊपर जो है मज़ीद डिबेट करते हैं, इसके एनालिसिस लेने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, और इसके इफेक्ट्स जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट पीजे मीर साहब ने वंस अगेन। पीजे मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज़ वेल। इस्लामाबाद का मौसम ने सुबह जो है वो खुशगवार बना दिया है, लेकिन कल का दिन बहुत अहम था, और हम ये देख रहे हैं, जिस तरीके से मैंने कल भी डिस्कशन हो रही थी, तो हमने कहा कि पाकिस्तान हमारा घर है और घर में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं भाइयों में, बहनों में। तो कल हमने देखा कि 9 मई को काफ़ी लड़ाई हो गई अपने ही पाकिस्तान के घर में। अब ये लड़ाई कैसे रिजॉल्व होगी? अनफॉर्चुनेटली ये लड़ाई जो है ये पॉलिटिकल लड़ाई बन गई है। मैं बिल्कुल आर्मी चीफ को सपोर्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किया है, इनको मेरी किताब में, ना किसी एक संजीदा इंसान की किताब में, इनको माफी नहीं है।
have to be punished. There is no two about it. ठीक है। लेकिन जब कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट, तो फिर हमने देखना है कि ये फुल एंड फेयर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन इसकी की जाए, और इस साथ साथ मैं कहूंगा कि आपके पास बड़े यहाँ क्वेश्चंस उठेंगे कि ये लोग अंदर कैसे आए। कंटोनमेंट में तो एक चिड़ी ने अंदर फड़क सकती विदाउट बीइंग चेक्ड। फिर ये पुलिस वहाँ, ये पुलिस का मैटर है, आर्मी का मैटर नहीं है। ये आर्मी का ये काम नहीं है कि जाके सिविलियंस के अंदर ये करें। ये पुलिस कहाँ थी वहाँ की? इसको क्यों नहीं उन्होंने कहा कि इनको पकड़ो जाके? मैंने भी हमारी कल हुमायूं साहब से बात हो रही थी, उनका भी यही पॉइंट था कि डीजी रेंजर्स, अगर इन्वेस्टिगेशन की बात हो ही रही है, और आईजी पंजाब की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए लाजमी तौर पर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्योंकि देखो ना, हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, और ज्यादती की है इसको छोड़नी है, सिंपल एज दैट। तो ये जो चीजें हैं ये काफी इसके ये आएंगी आगे, और इसके मैं समझता हूं कि इसके रिपरकशंस बहुत हैं। जस्ट टू ऐड इनटू दिस, एक दो नैरेटिव है ना। एक पीटीआई का नैरेटिव है कि हमें रोका क्यों नहीं गया, और दूसरी जानब से नैरेटिव ये आता है कि हमने जान के नहीं रोका ताकि हम लोग कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे अपनी आवाम के साथ। देखें, फौज कभी भी अपनी आवाम पे कभी भी कुछ तशद्दुद नहीं करेगी, ने कभी किया है। अगर आप तो 1970 में ब्रिगेडियर न्याज को ऑर्डर्स हुए थे कि फायर करें, he resigned from the army. ब्रिगेडियर न्याज अहमद resigned as a brigadier from the army, क्योंकि कोई इंसान अपने लोगों पे गोलियां नहीं चलाते। हम कोई स्टेट नहीं है। बिल्कुल इख्तलाफ होते हैं, आगे भी होंगे, बट ऐसे जो इंस्टेंट है, और जो कोर कमांडर घर को तो छोड़ो ना, आपने देखना है कि जो सरगोदा एयरबेस पे इन्होंने कोशिश की है, जो भी लोग हैं जिन्होंने जहाज जलाने के, हमारे जहाज जो है नेशनल एसेट्स, इसमें तो माफी हो ही नहीं सकती है यार, हो ही नहीं सकती है। बट अगेन, कोई भी क्रिमिनल हो या क्रिमिनल एक्ट हो, वो एक कोर्ट में जाता है, कोर्ट उसको डिसाइड करता है। अगर तो हमने वो कहते हैं हाथ में वो विजिलेंटीज की तरह काम करना है, तो फिर आपको कोई एक्सेप्ट करेगा पाकिस्तान को? ना आप एक्सेप्टेंस कहीं दे सकेंगे। हमने शेयर करना है, ओपन करना है, ईमानदारी से करना है, और जो है मुलविस भाई उसको तुम पकड़ो, खत्म होगी बात। लेकिन इसको पॉलिटिकल एंगल ना बनाओ। तकरीरें कर रहे हैं ये दूसरी पार्टियां, वो जिसने ये कर दिया, ये कर दिया। ओ भाई, तुम्हारा रिकॉर्ड देखा है? ईंट से ईंट बजा देंगे, देखा है? कोर्ट पे कर देंगे। वो क्या था? उस वक्त भूल गए सारे। द क्वेश्चन इज, सबने गलतियां की हैं, लेकिन ये गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। हमें इन गलतियों से कुछ सीखना चाहिए कि बिल्कुल आप एक दूसरे पे। लेकिन मीर साहब, जो सूरत हाल है उसके मुताबिक लग नहीं रहा कि हम गलतियों से सीख रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ की अगर बात की जाए तो बहुत ही एक्सट्रीम्स पे चले गए हैं, और एक्सट्रीम्स को इख्तियार कर लिया गया है। बात ये कर देना कि आप माफ़ी मांगे, दूसरी जानिब से ये कहना है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, या इस तरह से ना। मुझे नहीं लगता पर्सनली कि ये सिचुएशन आगे इस तरीके से बेहतरी की जानिब जा सकती है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। इंसान जो है बहुत बड़ा इंसान बन जाता है कि जब वो अपनी गलती का एतराफ कर ले और कहे कि मुझसे गलती हो गई है। ये बहुत बड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर खड़े रहें और इस पे एक डिबेट कर दें, वेदर ए, बी और सी, तो आपने सही कहा, फिर तो आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। फिर नुकसान किसका हो रहा है? इस वक्त आवाम का नुकसान हो रहा है। देखो ना, हर जगह जब मुसीबत किसी को, इनको सियासी लोगों को पड़ती है, ये फौज के पीछे जाते हैं। ये वही लोग है ना आज जो फौज कर रहे हैं कि जो पहले क्या रवैया था, बताया ना मुझे, बताएं मुझे। तो द क्वेश्चन इज कि डोंट यूज इट पॉलिटिकली, लीव द आर्मी आउट ऑफ इट, लेट द आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दे दिया, गुड इनफ, दैट्स इट, पीरियड। अब उसको स्टेटमेंट को आप वो कहते हैं ना रगड़ो मीडिया के अंदर, उसने ये कहा, उसे छोड़ दो। उन्होंने जो कह दिया अपने मीर साहब, इसमें फिर मुझे यही लग रहा है कि जैसे आपका पॉइंट है ना कि आर्मी को इससे बिल्कुल सेट असाइड कर देना चाहिए, तो इसका मुझे जो उसका एक वे आउट नजर आता है वो सिर्फ ये है कि अब वो टाइम है जहां पे खान साहब को अपनी अना को पीछे छोड़ना होगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर बैठना होगा, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज को ये डिसाइड करना होगा कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होगा, और वो सिर्फ वही रोल अदा करे। देखें, इमरान को चाहिए एक रीसेट बटन करे, थोड़ा सा सब्र दिखाए, क्योंकि आप अकेले नहीं चल सकते मेरे भाई, अकेले नहीं चल सकते ना, आपको चलने दिया जाएगा। ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता, दुनिया के अंदर नहीं होता। फिर आप कहते हैं मुझे मार दिया जाएगा, आपको कोई नहीं मारेगा, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। ये छोड़ दे इस नैरेटिव को। आपने आना है, पार्टी को तकड़ा करना है और आगे
सियासत करनी है, आपने कन्फ्रंटेशन पे नहीं जाना। आप क्या करेंगे? ये 2 साल के बाद ये आर्मी चीफ चले जाएंगे, फिर आप तीसरे के साथ लड़ेंगे, फिर चौथे के साथ लड़ेंगे। इस तरह नहीं करते, मिल के करो। दो के साथ तो वो लड़ चुके हैं ऑलरेडी। यार मुझे तो एक समझ नहीं आती है, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब गया तो यार तू तो बड़े नारे लगाता था बाहर, ये अंदर क्या है? वो तुझे पता नहीं है, बाहर इतना माफिया था, अंदर बड़ा माफिया है। फिर कैटेगोरिकली से मेरे रिलेशंस इतने अच्छे हैं आर्मी चीफ के साथ और DGISI के, किसी के नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी कि उनको लग रहा था कि इनकी ये जो इश्क की दास्तान है ये सारी जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन वो कुछ ही साल चल पाएगी। अच्छा मीर साहब, ये एक जो चीज़ है समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान आर्मी को ड्रैग किया जाता है बाय पॉलिटिकल पार्टीज और उनको डिफेम भी किया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, या अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात की जाए, एक पाकिस्तान आर्मी को क्यों बार बार जो है वो ड्रैग किया जाता है इनटू पॉलिटिक्स और उनको जो है डिफेम किया जाता है लोकली एंड इंटरनेशनली? एंड देन सेकंड क्वेश्चन रिमेन्स कि जो अब जो बात की जा रही है माफ़ी की, कि इमरान खान माफ़ी मांगे अनकंडीशनल, क्या नवाज शरीफ भी माफ़ी मांग कर आए थे, या जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं जरदारी साहब, क्या वो भी माफ़ी मांग कर आए थे? क्योंकि पास में उनकी भी रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे। बड़ा जबरदस्त सवाल किया है, बड़ा गहरा सवाल किया है और बड़ा लॉजिकल सवाल किया है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये छोड़ दें माफी मांगी, ये करें, वो भी क्या, व्हाट माफी? ये इमरान ने किया था कुछ, सब कुछ सोचो ना। या तो हाथ डायरेक्ट है तो आ जाओ, हाँ, या लोग प्लांट करके उसको पकड़ लो। देखो ना, एक नैरेटिव आ रहा है कि आपने ये जो भी हुआ है ये इमरान को पकड़ने के लिए हुआ है, ये भी एक नैरेटिव। द क्वेश्चन इज, छोड़ दें नैरेटिव्स को, थिंक अबाउट पाकिस्तान। और जो आपने बात की है ना फौज के ऊपर करते हैं, फौज जवाब नहीं देती कि उसका काम ही नहीं है आपसे जवाब देना। आप जो मर्जी इन पे तनकीद कर दें, इनको बुरा भला कर दें, और पर्टिकुलरली सोशल मीडिया के अंदर आप ये जो करते हैं ना, मेरे लिए ये दुश्मन है पाकिस्तान के। ये जो फौज के खिलाफ इस तरह बात का, ओ यार तुम आपस में लड़ते रहो, फौज को आर्मी आउट ऑफ इट। आप फौज को जो मुलव्वस करते हो, और यही देखो ना, आपका अभी जो ये पुराना चीफ गया, क्या नाम है इसका, जनरल बाजवा, ही कांट आंसर बिकॉज उन पे बार लगा होता है वो 2 साल का। उससे पहले चीफ हर एक पे 2 साल का बार होता है, ये बात नहीं करते। इन द मेन टाइम जब आप एक सीनियर ऑफिसर को रगड़ते हो, याद रखो आप उस कमर जावेद बाजवा को नहीं रगड़ रहे, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोस्ट को रगड़ रहे हो। जब आप उसको रगड़ते हो, आपका स्पिल डाउन इफेक्ट एक जवान पे जाता है। ये जो है ये सबसे डेंजरस एक चीज है जिसको हर हालत में आपको अवॉइड करना चाहिए। आप मत करें सीनियर ऑफिसर्स के मुतालिक इस तरह की बात। अगर आप करेंगे, आप नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं? पाकिस्तान को। आप इनको इंडिविजुअली नहीं पहुंचा रहे, इनका जब वक्त आएगा ये भी बोल देंगे। बट द क्वेश्चन इज, हम ऐसे रूट पे जाए क्यों? क्या वजह क्या है? क्या फौज ने आपको क्या कर दिया? यार फौज तो आपकी मुहाफिज है भाई। आप हर किस्म के इल्जाम लगा देते हैं, ये करें वो करें, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। और भाई इन्वेस्टिगेशन जब होती है ना, फौज इंटरनली अपने इन्वेस्टिगेशन कर लेती है, उसको पता होता है क्या ठीक है क्या नहीं है, और फौज ने ऐसे लोगों को पनिशमेंट भी दी है, ये आपके सामने है। सो द क्वेश्चन इज, लीव द आर्मी टू इट्स ओन। हाँ, आप इस खाड़े के अंदर जिसके अंदर सब बैठे हैं, आप तो आपस में तो बात करते ही नहीं। मुझे बताएं ना, आप अभी आपने सवाल किया, हाँ जी करेंगे नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं मांगेंगे। क्वेश्चन इज कि अगर आप ही नहीं बैठेंगे तो फिर किसी ना किसी ने तो आपको बचाना है। अच्छा बीर साहब, यहाँ पे ना मैं आपका एक और जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूँ। ये बड़ी पुरानी बात होगी लेकिन मेरे ज़हन में ये सवाल आया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में जो है तालिबान के साथ जो है पीस टॉक्स जो हैं वो इनिशिएट की गई थी, जिसकी मैंने पर्सनली, मुझे वो मुनासिब नहीं लगा और भी जो है लोगों ने इसकी मुखालफत की थी। और पीस टॉक्स के बाद हमने देखा कि जो तालिबान की री इमर्जेंस हुई इनसाइड पाकिस्तान, उनके सेफ हेवन्स दोबारा से बने और एक टेररिज्म की जो है एक नई लहर पाकिस्तान के अंदर वापस आ गई जो कि ख़त्म हो चुकी थी। नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला ठीक था? एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बिल्कुल फैसला था। जिस तरह जनरल आसिम ने भी बात की है, दहशत गर्द जो करता है ना, उससे बातचीत नहीं होती है। नहीं कहते हैं वो, आप दहशत गर्दों से कैसे किस बेसिस पे बात करेंगे? वो हमारे सिविलियंस को मार देते हैं, नेते सिविलियंस को कत्ल कर देते हैं, सरेआम बॉम्ब ब्लास्ट लगा देते हैं, ये सुसाइड बॉम्बर्स लगा देते हैं, तो आप उनसे बात करेंगे? हाउ कैन यू टॉक टू सच पीपल? दे आर बारबेरियंस। आप बारबेरियंस के साथ बात नहीं कर सकते। सो एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू सरेंडर।
जिस तरह जनरल नासिर जंजुआ ने जब वो सदर्न कमांड थे उन्होंने से सरेंडर करवाया था क्वेटा के अंदर और वो लोग सरेंडर हो गए थे एंड दे बिकेम गुड सिटीजंस। हमने अगर तो इन्होंने आना है, ये खुद आए, आर्म्स रखें और कहें जी अब नहीं करेंगे, खत्म होगी बात। अब नेगोशिएशंस नहीं है इनके साथ, कोई कंडीशनल बात नहीं हो सकती है, सिंपल एज दैट। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, दिस इज नॉट वन ऑफ दोज क्या ये एक बैंड, ये जो ग्रुप है बैंड, ये आपको डिक्टेट करे, हमें को डिक्टेट नहीं कर सकता, ना हम डिक्टेट होते हैं। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली वैलिड कि नो दिस इज दैट वाज अ बैड मिस्टेक। मैंने खुद कहा था, मैंने खुद इनको लोगों को कहा था यार आप बात नहीं कर सकते हो, आप हिस्ट्री पढ़ें, अपना जनरल हारून असलम से पूछें, ये आपको बताएंगे कि किस किस्म के लोग हैं। एक उन्होंने सीज फायर किया, सीज फायर करके रीग्रुप होकर दोबारा फौज पर अटैक कर दिया। मुझे बताओ ये इन लोगों से बात हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती बात। जी अच्छा मीर साहब, कल उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अलवी साहब को कोई खास टास्क सौंपा गया, व्हाट डू यू थिंक, वो क्या टास्क है? नेगोशिएशंस? सर 30 सेकंड्स में जवाब देना प्लीज। Apart from reconciliation, there is no other way out. We have to reconcile. आपकी ट्रीटी ऑफ अदाबिया तो होगी थी ना, आपकी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी होगी थी, इतने टेंस मोमेंट्स के अंदर तो एक बातचीत एक दूसरे से करनी है, इसके अलावा कोई आपका कोई रिकोर्स कोई नहीं है, सिंपल एज दैट। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, वक्त की किल्लत वंस अगेन, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और पाकिस्तान का हल ख़वातीन व हज़रात सिर्फ बातचीत है, बातचीत है और बातचीत है। पाकिस्तान हम सब का है और सबको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पछता सिर्फ पाकिस्तान की आवाम रही है। इस बड़े भाइयों की लड़ाई में छोटे भाई जो है ना, हम लोग जैसे आवाम है, वो जो है रुल गए किस्म से। ट्रू, और इस लड़ाई को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। और ख़वातीन व हज़रात, एक पॉजिटिव चीज़ भी है लेकिन उसके नेगेटिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। वो हम कल ही बात कर रहे थे कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। हाँ, रेगुलेट करने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी पे मुनीब वैसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया को नाज़रीन रेगुलेट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका यानी कि 2016 में तरमीम की मंजूरी दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। और मुजवज़ा पीका एक्ट 2024 जो है उसके तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के क़याम की मंजूरी भी दे दी गई है। और इसमें जो रिसोर्सेज है हमारे, उनका ये बताना है कि ये जो नया तजवीज़ करदा पीका बिल है इस साल का, वो उसकी मंजूरी के बाद, काबीना की मंजूरी के बाद उसको पार्लियामेंट में पेश भी किया जाएगा। फिर पीका कानून तरमीमी बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का ये एक नई चीज़ है, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसका फैसला किया गया है। और हमने ये एक ऑर्डिनेंस पहले भी देखा था ख़वातीन व हज़रात, 2016 में भी ऐसी कोशिश की गई थी, जिसके बाद जो है मुतअद्दिद सा जो है सहाफ़ियों को जो है गिरफ्तार किया गया था। और भी बहुत सी अभी तक किया जाता रहा, लेकिन इसमें भी तजावीज़ पेश कर देगी ना तरामीम की। इसको बेसिकली तो इस तनाज़ुर में देखा जाता है ना कि जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है, फ्री स्पीच के हवाले से देखा जाता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कितना जो है वो शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। और काबीना की जो कानूनी इस्लाहात कमेटी है, उन्होंने मुजवज़ा तरमीमी बिल और डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के क़याम की तजवीज़ दी थी। फिर पीका तरमीमी बिल और डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी की इंचार्ज जो है वो वजारत IT होगी। अथॉरिटी डिजिटल हुकूक से मुतालिक जो मामलात हैं उन पर हुकूमत को मशवरे भी देगी। और डिजिटल अथॉरिटी इंटरनेट के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल और ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाएगी। अगर आसान अल्फाज में अपने नाज़रीन को समझाऊँ तो इसमें आप कोई रियासत मुखालिफ बात इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। अब इसके ऊपर जो है मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए ख़वातीन व हज़रात हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब शाह, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सर। सर शुएब साहब, इस्लामाबाद में बारिश हो रही है और बिल्स की भी बारिश मेरे ख्याल से दोबारा स्टार्ट हो गई, पार्लियामेंट में पीका ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। जी हमें पता चला है कल की खबर। तो सर आपको ये पॉजिटिव चीज़ लग रही है या इसकी क्या पॉजिटिव साइड्स, क्या नेगेटिव साइड्स दिख रही हैं आपको? देखें जी, ये पॉजिटिविटी तो इनसे कोई सब कुछ नहीं कर सकते। और जिस तरह कल वो डिजिटल टेररिज्म की भी एक इस्तेमाल है,
जी मैं नहीं समझता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैविंग ए रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन ऑफिशियल, वो आप ना पार्लियामेंटेरियन है, ना दस्तूर साज असम्बली है, ना कानून साज असम्बली है, और ना आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये हैं कि आप कहें फलां को सजा मिलेगी और फलां को नहीं मिलेगी। तो जिस तरीके से ये मामला चल रहे हैं, ये कोई ना तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से ये दुरुस्त है, ना बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से ये दुरुस्त है, और ना ही ये आज़ादी सहाफत के हवाले से ये कोई दुरुस्त बात है। देखिए इतने दिन हो गए ट्विटर पे इन्होंने पाबंदी लगा रखी है, फिर क्या हुआ? उससे क्या लोग रुक गए? आप कल के लोगों के मोबाइलों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उनका आप डेटा जो है वो कंप्रोमाइज करा रहे हैं, और सारे हाई ऑफिशियल्स ट्विटर का। सर ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी तो कहा जा सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी और को मद्देनजर रखते हुए, हाइब्रिड वॉरफेयर को नज़र में जो है मद्देनजर रखते हुए रेगुलेशन ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे फ्री स्पीच है वहाँ पे डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि है, उसको रोकने के लिए आप पूरी कोशिश करें, आप उसको रोकें, कानून का इतलाक करें, कानून के मुताबिक चलें, मगर सवाल ये है कि जब आपने कोई लॉ अमेंड करना है या कोई पेश करना होता है, उसकी पहले पब्लिसिटी की जाती है, स्टेक होल्डर्स के साथ उसको डिस्कस किया जाता है, सहाफियों से, बार काउंसिल से, बार एसोसिएशन से उसका ड्राफ्ट शेयर किया जाता है, उसमें तजावीज मांगी जाती है, उन तजावीज की रोशनी में उसमें तबद्दुल तगय्युर होता है, और उसके बाद जाकर के आप कोई किसी भी लॉ को प्रोमलगेट करते हैं। मगर इतना खुफिया रखना अभी तक तो मेरे पास, तो मैं जस्ट फाइंड माय एफर्ट्स। अच्छा शोएब साहब, तहरीक इंसाफ को आप कह सकते हैं कि किंग ऑफ सोशल मीडिया कहा जाता है पाकिस्तान में, ये तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है हमें सोशल मीडिया पे। तो अगर ये तरमीम का जो बिल पेश किया गया है, अगर ये मंजूर हो जाता है तो तहरीक इंसाफ को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, नहीं? देखिए दो तबकों को ये टारगेट किया जा रहा है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वो दूसरे आज़ाद मनश सहाफ़ी जो इनके जरिए कंट्रोल नहीं होते, उन्होंने सच बोलना है और उस सच को मंजर आम लाना है, उनको टेक्निकलिटीज के जरिए उनको स्क्वीज कर देना, उनकी फ्रीडम को पाबंद कर देना, जैसे पिछली दफा भी इन्होंने एक इस तरह का करने की कोशिश की थी अपने लास्ट न्यूर में, आपको याद होगा 2016 नहीं 16 नहीं, ये जो अभी PDM 1 की जो हुकूमत थी लास्ट में इन्होंने जी उसके आखिरी महीने में भी एक इन्होंने पेश करने की कोशिश की थी, जो वो कामयाब नहीं हो सके थे। मुझे लगता है उसी तरह की एक आखिरी महीने में तो सर इन्होंने रिकॉर्ड जो बिल पेश किए थे, हाँ वो आपको याद होगा ना, उनमें से एक ये भी था। तो बात ये है कि मैं नहीं समझता कि इस खुफिया, अच्छा अगर आप कोई अच्छी चीज कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, हम भी अप्रिशिएट करेंगे, हम शायद ताबन भी कर लें, मगर हमारे साथ शेयर करें, उसको स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करें। अगर आपकी बदनीयती नहीं है तो बदनीयती कुछ ना कराइए, इसलिए कि इनके वो बयानिए जो झूठ में बनी होते हैं, जो ड्राइंग रूम में बैठ के ये बयाने करते हैं, उसको पब्लिक ने, PTI ने नहीं, PTI क्या है, PTI 80% आम है, पब्लिक है। आज हमारे सारे वो बड़े बड़े लीडर्स, साबिक चीफ मिनिस्टर जनाब वो महमूद खान, परवेज खटक, जहांगीर तरीन, पता नहीं रहीम खान, कैसे कैसे ठन्ने खान थे जिनके बगैर चलता था, लगता था कि PTI नहीं चलेगी। हमारे इधर असद उमर, पता नहीं कौन कौन से, अली अवान, सब हवा से उड़ गए। हर वर्कर जिसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, जिसको पोस्टर तक नहीं लगाने की इजाजत थी। अच्छा ये सारी चीजें बिल्कुल, ये शोएब साहब ये सारी चीजें बिल्कुल हुई हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल हुई हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस जो है मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर है। कुछ बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं और कुछ पाकिस्तान से बाहर हैं। अब वो पैरोडी अकाउंट्स को रीट्वीट करके जो है मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे, और उसके बाद जो है जब उनको बाद में पता लगा कि जी ये पैरोडी अकाउंट है और ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है फॉल्स है, तो लेकिन तब तक जो है वो जो इन्फॉर्मेशन है लाखों करोड़ों तक जो है लोगों तक पहुंच चुकी है, और पाकिस्तान में कोई भी मेरे ख्याल से बंदा जो है रिसर्च या फैक्ट चेक नहीं करता।
तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है? देखिए सर, उसके बारे में तो आपके ऑलरेडी लॉज मौजूद हैं कि ये बताएं कोई खुफिया ऑडियो लीक्स करा के कभी जजेस की, कभी इमरान खान की, कभी किसकी ये कौन लीक कराता है? तो ये सारा का सारा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उसमें मुलविस है। हम लोग 2 नंबर किस्म का एक कोई एनोनिमस अकाउंट रखा हुआ है, उसके जरिए कोई ऑडियो लीक्स आती है, पूरे सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दी जाती है कि जाएं जी ये चलवाएं, और वो चलाते हैं। अगर वो नहीं चलाते तो उनके बंद कर दिए जाते हैं मीडिया हाउसेस। बात ये है, जिस कानून पे जब तक आप खुद नहीं अमल करेंगे, आपकी नीयत जब तक दुरुस्त नहीं होगी, जब आप इस मुल्क में कानून इस नीयत से नहीं बनाएंगे पर्सन स्पेसिफिक, आप इस नीयत से बनाएंगे हमने एक्चुअली चीजों को दुरुस्त करना है और करना है, तो इससे बहुत अमल दरामद शुरू हो जाएगा। जब आप झूठी खबरें बनवाते हैं, झूठी खबरें चलवाते हैं, झूठी खबरों के ऊपर प्रोग्राम्स कराते हैं, झूठी खबरों के ऊपर बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर सोशल मीडिया असल चेहरा भी आपका दिखाता है। मुझे बताएं, अगेन कहूंगा विद रिस्पेक्ट आपके प्रोग्राम की वजह से जी, CSPR ने जो स्टेटमेंट्स दी, सियासी स्टेटमेंट्स, क्या उनका ये काम था? कल आरिफ अलवी सदर साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की कि इमरान खान को इस बात पे बड़ा ही अफसोस है कि आपने खुद बहुत क्रिटिसिज्म अपने ऊपर अपने इदारे के खिलाफ ले ली। सियासी बातें कर रहे हैं, आप सियासत में घुस रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तो शोएब शाहीन साहब, ये फिर पॉलिटिकल पार्टीज का इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, ये उनका फर्ज नहीं है कि फिर बाकी सियासी जमातों के साथ बैठें और रोल्स को है वो प्रॉपरली डिफाइन करें? फिर जब आप लोग ये खुद ही कहेंगे कि हमने बाकी पार्टीज के साथ नहीं बैठना, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के सियासत की बात करनी है, तो फिर तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो होगा वो डिफाइंड नहीं है ना? पहली बात तो ये है कि वो पता नहीं कौन सा बदकिस्मत और बदबख्त दिन था जिस दिन हमारे शहरियार आफरीदी ने कह दिया हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। भाई ये पीटीआई का बयानिया नहीं है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। हम एस्टेब्लिशमेंट को ये कहना चाहते हैं कि आप अपने रोल में आ जाएं, आप अपने बाउंड्रीज पे आ जाएं और आप अपने सरहदों को हिफाजत करें, सियासत में मुलव्वस ना हो। तो सर फिर उसके लिए दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठना पड़ेगा ना? मैं यही तो कह रही थी। उसी का जवाब देने देना मैडम। वो एक बांधे की बात को उठाकर आप पीटीआई का बयानिया ना बनाए। हमारे यहाँ हर तरह के लोग हर तरह की अपना अपना ओपिनियन रखते हैं। नंबर 2, भाई इनके साथ हम क्या बात करें जो अनवार काकड़ देन चीफ एग्जीक्यूटिव और प्राइम मिनिस्टर कहता है कि फॉर्म 47 की बात करूंगा तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे एस्टेब्लिशमेंट नुमाइंदे, और वो कठपुतली तो 17 से 18 सीटें नहीं जीते, उसको उठा करके रिजेक्टेड उनको हमारे ऊपर कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया। आईन के मुताबिक हक से हुक्मरानी सिर्फ काम का है। अब आपने दे दिए, पूरे आपने मीडिया ने दिखाया, मेरा हल्का आपके सारे मीडिया हाउसेज में पूरा इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, नेशनल मीडिया मेरे साथ उस दिन इलेक्शन में था। ना पूरे इस्लामाबाद कौन से पुलिस स्टेशन से बता रहा हूँ सर, यही तो शिकायत जो आप जो सर यही शिकायत जो है इस वक्त की पीडीएम की थी जब 2018 में इलेक्शन हुए थे। वो कहते थे कि आप लोगों को सपोर्ट है और हमें सपोर्ट हासिल नहीं है। देखें सर, मैं उसकी 2 बातों के आपको जवाब दे देता हूँ। नंबर 1, एक बंदा बता दो जो उस वक्त फॉर्म 45 लेकर आया था। आज तो हम सैकड़ों की तादाद में फॉर्म 45 लेकर कर रहे हैं ना, जिसमें हमें कहा जाता है जाओ इस पे पकौड़े खाओ। दूसरी बात, मुझे बता दें, इनके पास 16 महीने की हुकूमत थी, कोई एक कमेटी, हमें कहते थे कि हमने उस वक्त पार्लियामेंट कमेटी बना दी थी, आए जी अगर किसी की शिकायत है तो बैठ के हम इसको रिजॉल्व करते हैं, ये नहीं आए, भाग गए। दूसरी बात, 16 महीने की हुकूमत में कोई जुडिशल कमीशन, कोई इंक्वायरी कमेटी, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आए जिसमें कहा जाओ डिक्लेयर कर दिया। हमने क्या मांगा? तीसरे दिन मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा कि आप इसमें जुडिशल इंक्वायरी न कराएं, मगर जुडिशरी के जरिए फॉर्म 45 का ऑडिट करा लें। हर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को ये एम्पावर कर दें, वो फॉर्म 45 जो टेम्पर्ड लाए उसको जेल भेज दें, जो सही वाले लाए उसको वेरीफाई करके उसके मुताबिक रिजल्ट अनाउंस कर दें। हमने कहा जुडिशरी के जरिए इलेक्शन कराओ, चीफ जस्टिस ने कहा नहीं ये आरोप बड़े फरिश्ते हैं, इनके जरिए करा लो। अच्छा, फिर हम फौरी तौर पर चले गए सुप्रीम कोर्ट में 184 की पिटीशन की कि फॉर्म 45 के मुताबिक आप इसका ऑडिट करा लें, जुडिशल कमीशन बना लें। आज तक हमारा केस नहीं लगा, 3 महीने हो गए। मगर बात यह है
कि हम तो हर फोरम पे जाते हैं, आज भी हमारा मुतालबा क्या है, हम इनके साथ बैठने को तैयार है, हम कभी इनकार नहीं किया, मगर हम ये कहते हैं आए जुडिशल कमीशन बनाएं, जिनको अख्तियार ही नहीं दिया आवाम ने। एक डाकू आपके मकान पे काबिज हो जाए और हमें कहा जाए डाकू के साथ प्यार मोहब्बत की मीटिंगें बढ़ाएं, उनके साथ बात करें कि यार गैराज हमें भी इस्तेमाल करने दो, या कभी कभी आए तो हमें पानी का गिलास दे दिया करो। अच्छा शाहीन साहब, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मिसाल के तौर पे इस वक्त की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, चाहे वो फॉर्म 45 वाली हो या 47 वाली हो, उनके साथ मिल बैठ के काम करने के लिए तैयार हैं पार्लियामेंट में? देखें, पार्लियामेंट को हम तो इनको लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानते हैं। हाँ, ये बनाए जुडिशल कमीशन, सच सामने आ जाए, हम इनके साथ हर तरह की बात करने को तैयार है। जिसको हक के हुक्मरानी अवाम ने दिया है उनको दे दें। ठीक है। अच्छा शोएब साहब, एक तो पहले की तहरीके इंसाफ थी ना, उसके तो सारे कारकुनान प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इंटरव्यूज देने के बाद चले गए, गायब भी हो गए मंजर आम से। अभी की जो तहरीके इंसाफ है, मेरा सवाल ये, क्या वो चल सकेगी? जो बातें तहरीके इंसाफ के अंदर से सामने आ रही हैं, का जो शेर अफजल मरवत साहब के साथ हुआ, उसके बाद ये मुख्तलिफ किस्म के तजादात हमारे सामने बार बार आते रहे, तो ये क्या चल रहा है पार्टी में और ये कैसे आगे चलेगी इंटरनली? पहली बात तो ये है कि पार्टी ये जमहूरी पार्टी है, ये अवाम की पार्टी है और इसका एक लीडर है, वह है इमरान खान। हम सब इमरान खान के सिपाही हैं, उसके वर्कर हैं और उसके नुमाइंदे हैं। अब हमारे में अगर कोई एक शख्स अपने आप को ये कहे कि मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, तो उनको ये सबक सीखना चाहिए कि पिछले वाले जो 1 साल पहले तक कहते थे कि हमारे बगैर कुछ नहीं हो सकता, वो जब गए तो अकेले गए, वो मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहे। आज पब्लिक को, किसी मीडिया को मुंह नहीं दिखा सकते। आज अपने उनके गिरबान में जाकर झांके या उनसे कुछ सवाल करके देखें या बात करके देखें। आज जो शख्स इनडिसिप्लिन करेगा, जो तफरका डालेगा, जो शख्स पार्टी के अंदर नफाक पैदा करेगा और ये तासुर देने की कोशिश करेगा कि पार्टी के अंदर जनाब हर तरह की जनाब तफरीक है, हर तरह की खराबियां हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? तो सर वैसे शेर अफजल साहब को कमेटियों से क्यों निकाला गया, क्या वजह उसका थी? इम्पैक्ट आएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए कल शेब साहब टाइम की किल्लत है और इंशाल्लाह इसमें दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। और जिस तरीके से शेब साहब बता रहे थे, जो भी पार्टी कवानीन या पॉलिसी को जो है वायलेट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई लाजमी की जाएगी और होनी भी चाहिए। वैसे दिस इज समथिंग, डिसिप्लिन के खिलाफ कार्रवाई तो ऑब्वियसली होनी चाहिए। कोई अगर उसके खिलाफ जाता है तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक कहते हैं जी आप सबको एक बार फिर ख़वातीन हज़रात। और एक इशू है ख़वातीन हज़रात, वो है जी वेस्ट का, प्लास्टिक वेस्ट का, एयर पोल्यूशन का और भी बहुत सारी जो है पोल्यूशंस होती हैं और वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वही उसमें मुलविस होती हैं, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो आलूदगी की बात करें ना, उसमें प्लास्टिक का सबसे बड़ा रोल हमें दिखाई देता है। दुनिया भर में प्लास्टिक की वजह से आलूदगी में मजीद इजाफा हो रहा है। ये सिर्फ ये क्लिप जो अभी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप इसको देख के अंदाज़ा लगा लें। और वैसे भी 84 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसके रज़ाकारों ने प्लास्टिक के फुजले के 1.8 मिलियन टुकड़े इकट्ठे किए और मखसूस कंपनीज़ की तरफ से दी गई अशिया को शुमार किया गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो आलूदगी फैलाने वाली कंपनीज़ में कोका कोला और पेप्सी वगैरह शामिल है, कोल्ड ड्रिंक्स। अगर आप रेगुलर बेसिस सिर्फ अपनी लाइफ को देखिए, हम लोग ज़रूर एक आध बार दिन में कंज्यूम करते हैं ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। सो उसकी वजह से ये वेस्ट है ना, अनदर रीजन कि बॉयकॉट कर देना। हाँ, बॉयकॉट कर देना चाहिए। और इस तहकीक का मकसद जो है वो भी यही था कि दुनिया को बताया जाए कि मायानाज कंपनीज किस तरीके से आलूदगी फैलाने में किस कदर, कितनी ज़्यादा हद तक सरगर्म है। और मैंने कल परसों एक वीडियो देखी थी इंटरनेट में कि ये जो प्लास्टिक की ये सारी बॉटल्स वगैरह हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इसको रीयूज़ कर रही हैं, रिसाइकल कर रहे हैं और फर्नीचर बन रहा है उससे। अच्छा, इसकी ये एक टेक्निक है, बहुत सारी चीजें किया जा सकता है लेकिन करते नहीं एक ये भी तहकीक है। मुझे अभी आपकी इस बात से याद आया कि जो कूड़ा है
जो गार्बेज होता है, Garbage को भी आप लोगों ने recycle कर कुछ सकते रिसर्चर्स ने बच्चों ने बल्कि उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी। देयर आर डिफरेंट वेज। ये साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है जहाँ पे वहाँ पे प्लास्टिक को रीयूज करना या जो गार्बेज की आप बात करें इसको किया जा सकता है, लेकिन ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनीज हैं ये सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमें चाहिए कि अच्छा boycott कर देना निम्रा जो चाहिए। है ना, वैसे आज आपकी जो है ना ड्रेस बड़ा अच्छा है, लेकिन ये जो है ना रिजेम्बलेंस दे रहा है न्यूयॉर्क पुलिस जो है ना, पुलिस की जो यूनिफॉर्म है ना उसको। I और don't know if मुझे that आप is तो a नहीं, आप भी compliment उस डेलीगेशन में तो नहीं नहीं, आएंगी no। क्योंकि खवातीन और हज़रात I'm wearing this headscarf। क्योंकि खवातीन और हज़रात न्यूयॉर्क जो है पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से कराची पुलिस को जो है तरबियत फराहम करने की जो है पेशकश की गई है। दैट इज़ वेरी नाइस। हाँ हाँ बिल्कुल। और वज़ीर आला सिंध से न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ जो है वो अफसरान की मुलाकात हुई है और मुराद अली शाह ने यह कहा है कि न्यूयॉर्क पुलिस की तरह अब सिंध पुलिस भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कर रही है, लेकिन इसमें थोड़ी मुझे तशवीश भी है। और अच्छा, बहुत ज़बरदस्त है। पहले तो मैंने सुना है कि शुक्र है कि उन्होंने जी एक्सेप्ट कर ली, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी न्यूयॉर्क को हमारी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि माशाल्लाह से कराची पुलिस इतनी ज़बरदस्त है कि अभी हम लोग ये ट्रेनिंग की बात क्राइम करते रेट तो जीरो है। और क्राइम रेट है ही नहीं, बल्कि उल्टा जो है अनफॉर्चुनेट है। लेकिन उधर कराची के अंदर अभी एक स्टोरी जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अगर उसका खुलासा मैं बयान कर दूं, डाकू पुलिस वालों से ही बाइक लेके फरार हो गए। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब और अफसोसनाक यही खबर है बहुत। लेकिन लियाकत बात पॉइंट ये है कि न्यूयॉर्क की पुलिस अगर आके ट्रेन करती है सिंध पुलिस को और हमारी पुलिस फाइनली अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दे, तो हमारे लिए इससे ज्यादा अच्छी खबर क्या होगी गाइस। ये जो इंसिडेंट पेश आया खवातीन और हज़रात कराची के से, लियाकताबाद में जो है 4 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने असलहे के जोर पे पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिल छीन ली और एहलकार ने जो मुज़ाहमत करते हुए फायरिंग करके एक मुलजिम को ज़ख्मी भी किया, जबकि 3 जो हैं वो फरार हो गए मोटरसाइकिल लेके। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से ये खबर आप वो कर दें कि कितने जो है वो जख्मी हुए। जी एक जो है मुलजिम जख्मी हुआ, 3 फरार हो गए और वो भी मोटरसाइकिलें भी ले गए। और यहाँ पे डेफिनेटली मेरे समझता हूँ कि तरबियत की ज़रूरत है और वो भी न्यूयॉर्क से। यहाँ पे डेफिनेटली ज़रूरत है क्योंकि हमारी पुलिस जिसका काम ये है कि उसने अवाम को प्रोटेक्ट करना है, तो कराची पुलिस की ये सूरत हाल है कि उसे खुद ही बाइक्स लेके, अफसोसनाक खबर है और माजरत के साथ मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या रिएक्शन दूं कि पुलिस से मोटरसाइकिलें छीन के भागे डाकू। मैं थोड़ा सा इसको विजुअलाइज भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि असले के जोर पे, टेक्नोलॉजी असले के जोर पे, मतलब पुलिस के पास खुद असला नहीं था, मैं ये सोच रही हूँ। अच्छा, वो एक आपको याद होगा, वो एक कैंपेन चली थी मेरे ख्याल से पंजाब में, बड़ी पुरानी बात है, जिसमें इन्होंने कहा था कि जिस तमाम पुलिस वाले जो है ना वो फिट होंगे, उनको एक स्पेसिफिक वेस्ट जो है वो बताई थी कि जैसे सारे फिट होने चाहिए। मुनीब ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि पुलिस फिट नहीं होगी तो वो कैसे अच्छा काम कर सकती है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फिर। और यही एक हमारा अलमिया भी है, अगर हम संजीदगी से बात करें कि पुलिस का डिपार्टमेंट, इसमें जितने भी लोग आते हैं दे शुड बी वेरी फिट। अच्छा, कराची से ना एक और चीज़ मुझे याद आई है कि अभी तरबियत की तो ज़रूरत है ही है सिंध पुलिस को डेफिनेटली, लेकिन आपको याद होगा जब इलेक्शन कैंपेन्स हो रही थी तो इस वक्त के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो है कैंपेन के दौरान कहा था कि हम कराची की टूटियों में पानी लेकर आएंगे। और पानी का वाकई इस वक्त जो है बहुत बड़ा मसला भी है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो क्राइम रेट मुझे कराची का या सिंध का ना सबसे ज़्यादा, कच्चे के इलाके की बात करें अगर, वहाँ पे डाकू राज है, कराची में क्राइम रेट इतना ज़्यादा है। और देखिए जहाँ पुलिस खुद विक्टिम है तो वो क्या आम शहरियों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी या उनके केसेस लड़ेगी जिनके साथ बेचारों के साथ जुल्म ज्यादती हो जाती है, उनकी चीजें भी गायब हो जाती हैं, मार के फेंक के चले जाते हैं। ये भी एक मसला है। अब पानी वाले जो मसला है ना उसकी भी बात करते हैं। पाकिस्तान में एक तो तरबियत तो चाहिए पुलिस को, लेकिन पानी भी चाहिए पाकिस्तान के जो है रहायशी लोगों को जी। और ये पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च ने जो है वाटर रिसोर्सेज, जी बिल्कुल, वाटर रिसोर्सेज जो है 19 जो है ब्रांड्स की बोतल बंद और मिनरल वाटर को इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर महफूज करार दिया है वहाँ। और इसकी वजह से आई गेस सो कि माइक्रोबायोलॉजिकल या फिर केमियाई जो है आलूदगी जो है, केमिकल्स उसमें यूज होते हैं, उसकी वजह से ये पोल्यूशन है। और फिर हुकूमत ने PCRWR को हिदायत भी किया नाज़रीन कि वो बोतल बंद और मिनरल वाटर के ब्रांड्स की सहमाही निगरानी करे और अवामी आगाही बढ़ाने के लिए इश्तिहारात शाया किया जाए। अगर इस तरीके की अवेयरनेस कैंपेन्स रन की जाती हैं जिसका ऑर्डर भी किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। लेकिन अगेन ऑर्डर तो हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या होता है?
क्या बात है, कितनी तेज हो गई हैं आप। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती पाकिस्तान में, समझता हूँ ख़वातीन और हज़रात वाहिद मुल्क होगा पूरी दुनिया में जहाँ पे हर एक चीज के लिए कानून है, यकीन करें। लेकिन छोटे पानी मिनरल वाटर को लेके आना है मार्केट में या नहीं लेके आना है, इस पे भी कानून बन चुका है, इस पे भी बात हो चुकी है। इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रॉब्लम गाइस, वो अब होती है या नहीं। ऑलराइट जी, नेक्स्ट स्टोरी भी बताइए जी। हाँ जी, नेक्स्ट स्टोरी ये कि वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने लाहौर में डिविजनल सतह पर 10 रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाने के मंसूबे का ऐलान किया है। और ये प्लांट्स गांव और ज़िले की सतह पर जमा होने वाले जो भी कचरा है उसकी तवानाई और खाद में उसको तब्दील करेंगे, जो हमने पहली स्टोरी में भी बात की थी कि रिसाइकल किया जा सकता है सारे कचरे को। अगेन ये बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो। मतलब कचरे को जो है दोबारा से रिसाइकल करके उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपने फर्नीचर की बात की है, फर्नीचर बन सकता है और बाकी साइंस बिजली बन सकती है, सब कुछ बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान में जो है हम लोग वो एक, हाँ एग्जैक्टली वो मुझे याद आया, इस्लामाबाद के अंदर प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करके एक बकायदा सड़क बनी हुई है। वो यहाँ पे है अतातुर्क एवेन्यू है जो कि लिंक करती है मार्गिला को। खूबसूरत रोड है। जो भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं जो इस्लामाबाद से बाहर के हैं उनको नहीं पता, इट्स अ ग्रीन रोड और वो इस्लामाबाद में बड़ा खूबसूरत है, वो जगह भी बहुत खूबसूरत है। सो द पॉइंट इज कि रिसाइकल किया जा सकता है और रिसाइकल करके आप बेशतर प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं जो अल्टीमेटली आपको ही फायदा देंगे। सो ये जो तवानाई और खाद में बदलने का कॉन्सेप्ट है कचरे को, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है अगर ये प्रोग्राम लागू हो जाता है। हमने ना निम्रा खवातीन और हज़रात ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ पाकिस्तान में अल्लाह के दिए हुए इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको कितना यूटिलाइज किया है कि अब जो है कचरे को जो रिसाइकिल करके हम इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल अच्छी चीज़ है, दोनों को यूटिलाइज करना चाहिए। नहीं, अगर ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो जाता है सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज एंड गुड। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, एक बार फिर आप सबको सुबह की सोच में खुशामदीद कहते हैं। निम्रा, ज़िंदगी हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होती है। कुछ लोगों के लिए जो है आरामदेह होती है और कुछ लोगों के लिए जो है बहुत ही मुश्किल होती है। व्हाट आई बिलीव इज के हर किसी की ज़िंदगी में अच्छे लम्हात भी आते हैं, बुरे लम्हात भी आते हैं, यू नो, कभी खुशी कभी गम होते हैं। लेकिन मुश्किलात की भी अगर डेफिनेशन की जाए तो वो किसी के लिए किसी और तरह की होती हैं, किसी और तरह की, लेकिन मुश्किलात हर किसी की ज़िंदगी में ज़रूर होती हैं। लेकिन फ़र्क आता है ज़िंदगी गुजारने के सलीके और फिर उसके तरीके में। और आज नाज़रीन हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बावकार शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाया और अपनी कमज़ोरियों को भी अपनी ताकत बनाकर ये पैगाम दिया सबको, ये साबित किया कि ज़िंदगी में मसाइल होते हैं हर किसी की ज़िंदगी में, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन उन मसाइल के बावजूद इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कौन है जी? मोईज़ शौकत शख्स हैं और जी मोईज़ शौकत को मुश्किल तरीन सेहत के मसाइल का इस वक्त सामना है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने समाजी कामों को जो है जारी रखे हुए हैं और अपने तामीरी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तानी यूथ को जो है मोटिवेट भी करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और इस वक्त जो है मोईज़ हमारे साथ ही लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं थ्रू स्काइप। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मोईज़, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जी सलाम, कैसे आप खैरियत से हैं? जी हम बिल्कुल ठीक हैं मोईज़, वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप भी ठीक होंगे। जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोईज़, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप जो है नाजरीन जो कि नावाकिफ़ हैं उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और अपनी जो है डिसेबिलिटी उसके हवाले से भी आगाह करते हैं। सही है। वेल, मेरा नाम मोईज़ शौकत है, मैं 24 साल का तालिब इल्म हूँ। मैं मोटिवेशन स्पीकर हूँ, राइटर हूँ और मैंने अपनी एक बुक है जो कि पब्लिश हो रही है और मैं टेड स्पीकर भी हूँ और मैं जो है इस दुनिया में चैरिटी काम भी कर रहा हूँ। पाकिस्तान अपने मुल्क के साथ बाकी ममालिक तो भी हम जो है ना हम उसमें जो है चैरिटी काम कर रहे हैं। फिलहाल मैं एक बहुत ही रेयर डिजीज से लड़ रहा हूँ जिसका नाम है फाइब्रोडिस्प्लेजिया ओसिफिकेशन प्रोग्रेसिवा। इसमें ये होता है कि आपके जो मसल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जब भी जो इंजरी होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बोन में जो है ना वो ग्रेजुअली कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी मेरी जो बॉडी है वो आप कह रहे थे 95% जो है वो बोन पे तब्दील हो रही है और मेरे लिए बहुत
सी मुश्किल पैदा हो रही है यहाँ सरवाइव करना, क्योंकि मुझे अब लंग्स का भी इशू हो रहा है, क्योंकि जो मेरा रिब कैज है उसके आसपास जो है बोन बांधी, जिसकी वजह से मेरे जो लंग्स है वो सही से एक्सपैंड नहीं हो रहे, जिसकी वजह से मुझे अब ब्रीथिंग इश्यूज भी होने शुरू हो गए हैं। तो आपका ट्रीटमेंट वगैरह भी चल रहा है मोइस? जो ट्रीटमेंट है ना वो पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ मैं अकेला पेशेंट हूँ जो इस डिजीज से लड़ रहा हूँ, जो है जो सामने आया है। अच्छा। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट जो अवेलेबल ट्रीटमेंट जो पॉसिबल है वो सिर्फ यूएसए में पॉसिबल है, इसका जो है ट्रीटमेंट। और इसका कितना तो एक्सपेंस है, टोटल कॉस्ट क्या है? सर जैसे कि ये एफओपी जो है ये बहुत रेयर डिजीज है और इसकी जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और मैं अभी जो है ना फिलहाल मेरी कोशिश जो है चल रही है कि मैं अपने जो है ट्रीटमेंट लिए फंड रेज जो है कर सकता हूँ और मैं जल्द से जल्द यूएस के लिए जो है ट्रैवल कर सकूँ, क्योंकि जितना डिले हम ट्रीटमेंट में चलेंगे उतनी जो है चीजें जो है ना मजीद खराब जो है ना होती रहेंगी। और अब तो चीजें इतनी खराब हो रही है जो है ना, मैं बस ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरा ट्रीटमेंट पॉसिबल हो ताकि मैं भी जो है ना सब की तरह पेन फ्री लाइफ जो है जी सकूं। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है ख़वातीनो हज़रात आपसे मुखातिब होकर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, स्क्रीन के ऊपर जो है मोइस की अकाउंट डिटेल्स और उनके नंबर भी मेंशन किए जा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और मोइस को जो है आप मोइस की जो है मदद कर सकते हैं बाय डोनेटिंग। और मोइस हमारी पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की जान है और पाकिस्तान के बहुत से हज़ारों लाखों जो है नौजवानों को मोटिवेट भी करते रहे हैं, ऑल्दो बहुत ही मुश्किल कंडीशन में। हमारे साथ भी हमें भी मोटिवेट करते हैं। मोइस जिस तरीके से खुद बीमार है लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारते। मोइस समाजी कामों में भी आपका हिस्सा नज़र आता है मैं पाकिस्तान के लिए। सो अगेन आई हैव टू आस्क, माशाल्लाह माशाल्लाह, कहाँ से आती है ये हिम्मत इतनी ज़्यादा? मैं तो ये चाहूँगा कि मेरे जो नाना अबू थे ना उन्होंने वो ये काम करते जो है ना अपने ज़माने में वो जो ये काम करते थे। तो जब मैं पैदा हुआ, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरी वालदा ने मुझे बताया कि आपके नाना अबू ऐसे जो है काम करते थे। तो मेरी वालदा ने एक चीज़ मेरे जो है दिमाग में डाल दी कि वो अगर अल्लाह ने आप तो डिफरेंट पैदा किया ना तो आप काम भी डिफरेंट जो है करना। तो वहां से आकर मुझे इंस्पिरेशन आई और मैंने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक डिस्पाइट गोइंग थ्रू अ लॉट मैं अभी भी जो है ना समाजी कामों में जो है मैं मसरूफ रहता हूँ। मैं कुछ ना इससे एक तो जो है दिली सुकून बड़ा मिलता है मुझे। तो मैं वो चाहता हूँ कि अगर कोई किसी को मैं दर्द में देता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो दर्द में जो है ना अपनी जो है जिंदगी गुजारे, क्योंकि मुझे पता है दर्द शायद आप उस दर्द को आप किसी और तरह से फील करते होंगे ना। दर्द तो ना मैं फील जो है इसलिए मैं जो है क्योंकि अभी मैं जिस दर्द में मैं अभी सरवाइव कर रहा हूँ ना वो आप कहते हैं उसको मैं शायद लफ्जों में बयान ना कर पाऊँ। मेरे जिस्म से हर पुर्जे में इतनी तो दर्द है, हर ओर्जन में इतनी मुझे जो है पेन है, लेकिन मैं फिर भी जो है ना अपने माइंड तो पॉजिटिव रखता हूँ। तब क्योंकि ना इंसान जितना पॉजिटिव रहेगा ना उतना इंसान जो है ना उसके आसपास जो है चीजें पॉजिटिव होंगी। तो मेरी कोशिश है कि मैं इस दर्द तो भूलकर अपने दिमाग पर पॉजिटिविटी रखूं ताकि जो आसपास जो चीजें वो भी मुझे जो है ना पॉजिटिव नजर आए। तो ये जो अभी आप दर्द से गुजर रहे हैं बीमारी की वजह से, तो इसकी कोई इमीडिएट रिलीफ के लिए कोई मेडिकेशंस, कोई ट्रीटमेंट आपका इस वक्त पाकिस्तान में जारी है? मैं समझे, दोबारा बोलिएगा। मोइस मैं पूछ रहा हूँ इस वक्त जो आप जो बीमारी का बता रहे हैं, जो दर्द का बता रहे हैं कि आपके जिस्म में पूरी दर्द है, इसकी मैं पूछ रहा हूँ कि कोई इनिशियल ट्रीटमेंट या कोई मेडिकेशंस आप ले रहे हैं पाकिस्तान में यहाँ पे? सिर्फ पाकिस्तान में ना सिर्फ पेन किलर मुझे जो है दे रहे हैं। और अब मसला ये कि मुझे हैवी डोज पेन किलर, मैं पिछले तो 2 साल से हैवी डोज पेन किलर में मैं रहा हूँ। आप मसला ये आप जितनी मेडिसिन लेते हैं ना वो मेडिसिन जो है ना आपकी बॉडी में जो है ना रेजिस्ट हो जाती हैं। अब वो पेन किलर तत्व जो है ना मुझ पर जो है काम नहीं कर रही। और तो मेरे जो राब्ते हैं यूएस में जो इस डिजीज के एक्सपर्ट हैं उनसे राब्ते में, उन्होंने मुझे जो है ना मुझे इतनी सी बात चाहिए कि आप हमारे पास आप एक बार आ जाओ, हम आपका कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल एग्जामिनेशन चलें दे ताकि हम
ये जो है हम आप जो अवेलेबल ट्रीटमेंट जो हमारे पास जो है ना मेडिसिन भी अप्रूव्ड हुई है, एफडी तरफ से अप्रूव्ड हुई है, जिसका नाम पेल्वोट्रीन, वो मेडिसिन अप्रूव्ड हमारे पास। हम मे बी वो आपकी जो कंडीशन है वो शायद इस मेडिसिन से जो है ना बेहतर हो जाए। तो उनका जो है ये जो है ना उनकी रिक्वेस्ट है मेरे से जो पाकिस्तानियों से कि मुझे जल्द से जल्द यूएस भेजा जाए, ताकि मेरा जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है उसको हम जो है ना शुरू किया जाए। तो पाकिस्तान में मैं अकेला पेशेंट हूँ, और आपको भी पता है अगर पेशेंट ये होता तो किसी भी डॉक्टर के पास किसी चीज की जो है अवेयरनेस नहीं होती। और ये डिजीज बहुत ज्यादा रेयर है, और ये डिजीज वर्ल्ड के टॉप 10 में जो है ये डिजीज का नाम आता है। अच्छा मुई साहब ने आपसे कॉस्ट का पूछा था इसका, लेकिन आपने कोई क्लियरली बताया नहीं था। अगर आपको रफ आइडिया भी है तो रफली अगर हमें बता दें कि इसकी कितनी कॉस्ट है। मैंने जो ये टॉस इनसे ली थी अपने जो यूएस में जो एफओपी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि हम अभी आप जो है ना अभी जो मेन जो है ना वो आप चाहे ट्रैवल एक्सपेंस आएगा, उसके बाद हम आपको अभी जो ना यूएसए में क्लिनिकल ट्रायल्स भी इसके हो रहे हैं जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, जो है ना पीटीआर जो देते हैं वो जो है करोड़ में वो जो जाते हैं। जो उन्होंने मुझे रफली पहले मुझे दिया था लास्ट ईयर, उन्होंने मुझे एक टॉस दी थी, वो उन्होंने दी थी 20 to 25 करोड़, जो कि सिर्फ ये इनिशियल स्टार्ट था, ताकि मेरा जो मसला बहुत ज्यादा बढ़ जाए उसको हम जल्दी से जो है उसको जल्दी से हम जो है ना पता सकते हैं, और हम उसको जल्दी से हम उसको जो है रोक सकते हैं। क्योंकि ये जो डिजीज है इसका नाम ही एंड में आता है प्रोग्रेसिवा। मतलब होता है ये जो है ना डिजीज प्रोग्रेस करती रहती है। अभी फिलहाल मेरे जिस्म में मेरी जो बॉडी में जो डिजीज है बहुत ज्यादा एक्टिव है, और अगर छोटा तक मुझे ट्रोमा मिलता ना तो मेरा जो है ना डिजीज जो है ना देते हैं मुझे वहाँ बोन जो है बनना शुरू हो जाती है। अभी रिसेंटली मैं सिर्फ जो है ना रमजान में अभी जो ये रमजान गुजरा है, अभी मैं जो है सिर्फ अपने बेड के साथ जो है खड़ा हुआ था। मैं अभी आई जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ था, मुझे जो है एक त्रैत की जो है साउंड मुझे जो है ना आई जो है मेरी जो है लेग से, और जब जो है मैं फिर जो है बेड में बैठ गया, और उसके बाद मैं जो है तो 2 हफ्ते मैं अपने बेड से उठ नहीं पाया। और जब मेरा एक्सरे हुआ था तो ये पता चला था मेरी जो राइट लेग है वो बैडली फ्रैक्चर्ड हो रही है, और ये सडन फ्रैक्चर्ड हुई, क्योंकि मेरी जो बॉडी में जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा जो एक्टिव हुई पड़ी है। अच्छा मोइज, वैसे एक सवाल मेरे ज़हन में है, क्योंकि अर्जेंसी होगी मैं समझता हूँ इसकी ट्रीटमेंट में, तो ये कितना अर्जेंटली रिक्वायर्ड है आपको डोनेशंस मिलना और इसका ट्रीटमेंट आगाज होना ट्रीटमेंट का? सर ये काफी ज्यादा अर्जेंट है, और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना जितना हम डिले करेंगे उतनी ये चीज जो है ज्यादा खराब होती है। इसको मोइज आप डिफाइन कर सकते हैं वीक्स में, मंथ्स में, जो आपको डॉक्टर्स ने बताया कि अब तक जो है अर्जेंटली जो है इसको करना पड़ेगा? सर मुझे जो है ना मुझे तो वो बार बार कह रहे थे ये इतना अर्जेंट है, क्योंकि मेरे जो है स्टमक में पेट ट्यूब जो है इंसर्ट है, वो इसलिए इंसर्ट है क्योंकि मेरे जो है ना ये मुझे सब मैंडिबुलर फ्लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से मैं कोई भी सॉलिड्स जो है स्वेलो मैं नहीं कर पा रहा था। उन्होंने जो है डॉक्टर्स ने मेरे स्टमक में पेट ट्यूब इंसर्ट जो है कर दी। अब मसला ये जो पेट ट्यूब है ये मेरे जो है स्टमक के अंदर जो है टूट गई है, और अब प्लास्टिक की चीज है, मैन मेड चीज है, वो स्टमक में ही पड़ी है। अभी तक किसी पाकिस्तान डॉक्टर ने इस ट्यूब को नहीं निकाला। हम जिस डॉक्टर से पास जाते हैं, मेरा जो है ट्रीटमेंट शालीमार जो है ना शालीमार हॉस्पिटल होता रहा है, और मेरी जो है ना कहते हैं अब हम जिस भी डॉक्टर पर जाते हैं ना वो कहते हैं हम जो है ना आप तो ये ट्यूब हम नहीं चाहते, आप अपने जो डिजीज से एक्सपर्ट्स हैं आप उनके पास जाएं, क्योंकि उन सब तो पता है कि अगर हमने हाथ डाला तो ये डिजीज मजीद खराब हो रही है, और ये जो है ना जानलेवा भी हो सकती है। अच्छा, तो ट्यूब निकालना अभी फिलहाल करंटली ट्यूब निकालना बहुत जरूरी है, और ये आप चलेंगे हाथ से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे जो मैन मेड चीज है समझ में पड़ी है वो तभी भी जो है वो कुछ भी वो जो है चढ़ जाएगी। वेल वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पब्लिक को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या किसी को भी जो इस वक्त जो भी देख रही हैं प्रोग्राम की, काइंडली जो है ऑन अर्जेंट बेसिस जो है डोनेट करें और मोइस को स्पॉन्सर करें, ताकि वो भी बाकियों की तरह जो है वो ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें, एक सेहतमंद ज़िंदगी। मोइस हमारा एहसासा है, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और जो उम्मीद है यूथ के लिए भी और पाकिस्तान के जो है बच्चे और फ्यूचर के लिए। मोइस अल्लाह पाक आपको सेहत ज़िंदगी जो है वो अता फरमाए, और हमारी सपोर्ट आपके साथ है, हमारी दुआएं आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और हिम्मत नहीं हारनी। और वंस अगेन ख़वातीन व हज़रात, मेरी तरफ से भी नाज़रीन और स्टेट से रिक्वेस्ट होगी हमारी कि मोइस की ये जो एक प्रॉब्लम, ये जो इसकी बीमारी है, रेयर क्रोनिक डिजीज़ है,
इसका ट्रीटमेंट सिर्फ यूएस में पॉसिबल है, सो इनको फौरी तौर पे यूएसए भेजा जाए ताकि इनका इलाज हो और ये एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल पाकिस्तानी की तरह ज़िंदगी गुजार सकें। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबडी। नाज़रीन, दीगर तमाम तर शोबों की तरह नर्सिंग का शोबा एक इंतहाई अहम और ख़ूबसूरत शोबा है। हमारी सर्विस पे होते हैं हमेशा, कभी भी कोई भी इंसान बीमार हो हॉस्पिटल जाए तो डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सेस का जो एक रोल होता है उसको कभी भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता और उनकी जो खिदमात है उसके एतराफ़ के तौर पर दुनिया भर में हर साल 12 मई को नर्सों का आलमी दिन मनाया जाता है। आ चुके 10 मई है, लेकिन इस मौजू को डिस्कस करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम आज करें क्योंकि संडे बन है 12 को। क्योंकि हमारे मुल्क में नर्सों के जो है मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और ये दिन मनाने का जो मकसद है नर्सिंग से मुंसलिक अफराद की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना है और साथ ही इस शोबे से वाबस्ता ख़वातीन के दरपेश मसाइल पर भी रोशनी डालना है, बल्कि ख़वातीन और मर्द नर्सेस दोनों के जो है मसाइल और उनकी जो है उनको सेलिब्रेट करना, उनको सल्यूट करना अपनी खिदमात के लिए। और इसी सिलसिले में इस वक्त इन स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं दो खूबसूरत गेस्ट। गुंशा समी हैं, सीनियर नर्स मैनेजर हैं और उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू जी। और हमें ज्वाइन कीजिए फैसल महमूद साहब ने, नर्सिंग क्वालिटी ऑफिसर हैं आप, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बाहर बारिश हो रही है अभी रुक गई? ओके, ठीक है, क्योंकि हम लाइव बैठे हुए और सुबह जो है बड़ा प्यारा मौसम हो गया था और इसीलिए हमने दो प्यारे लोगों को भी बुला लिया जो कि हमारे ही अपने प्यारों की जो है खिदमत करते हैं। गुंजा जी, आपसे स्टार्ट करेंगे नर्सिंग डे के हवाले से। सबसे पहले ये कितना इम्पोर्टेंट है ये डे और इसको सेलिब्रेट करना? दरअसल ये डे इसलिए सेलिब्रेट करना ज़रूरी है ताकि एक अवेयरनेस हो और नर्सिस को भी उनकी इम्पोर्टेंस का पता चले कि वो डे टू डे क्या काम कर रही हैं और वो कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इस डे के ऊपर हम उनको रिकग्नाइज करते हैं कि उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट है। राइट। तो बहुत सारे चैलेंजेस का भी लेकिन सामना है ना, अगर कुछ चैलेंजेस जो कि इस फील्ड में नर्सिस को जिनका सामना करना पड़ता है वो अगर आप मेंशन करें तो? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि हमारा नर्स पेशेंट रेशो इक्वल नहीं है, स्पेसिफिकली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ नर्सेज, क्योंकि हमारी इतनी नर्सेज हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे जितनी हम बाहर भेज देते हैं और लोग चले जाते हैं। तो उस तरह से नर्स के ऊपर एक जो है वो हॉस्पिटल में बहुत वर्कलोड का बर्डन है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है नर्सेज के लिए। देन अगर कोई ऑल ऑफ सडन कोई ऐसा आउटब्रेक हो जाता है जिसमें नर्सेज को बहुत देर हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, कोरोना इज वन ऑफ द एग्जांपल, तो उसमें आपकी जो फैमिली लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। और अगेन क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि लोग बाहर चले जाते हैं तो वो जाहिर है यहाँ पर इतना अच्छा पे नहीं होता है, फैसिलिटीज नहीं है, दैट्स व्हाई वो बाहर चले जाते हैं। ऑलराइट जी। और ये स्किल्ड मेरे ख्याल से जो है नर्सेज वो ही बाहर जा रही हैं, तो बीइंग अ मेल और माशाल्लाह से जो है आप नर्सिंग क्वालिटी ऑफिसर हैं, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्वालिटी को मेंटेन करना वो कितना ज़रूरी है और इस वक्त क्या जो प्रेजेंट सिचुएशन है अबाउट द क्वालिटी? नर्सिंग को देखें तो उसमें जब पेशेंट का स्टे होता है मोस्टली डॉक्टर के साथ उसका इतना इंटरेक्शन नहीं होता जितना नर्स के साथ होता है, तो जितना क्वालिटी के नर्स प्रोवाइड कर सकती है उतना ही पेशेंट भी अच्छा इंप्रेशन जाएगा, वो हेल्थ केयर से सेटिस्फाई होगा और जो उसकी कॉस्ट होगी वो कम हो सकती है। अब हम जो हमारे पास डेवलपमेंट है नर्सेज की वो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी स्लो है, हम उतने नर्सेज को लेके नहीं आ पा रहे जितने यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन हमारा बीइंग क्वालिटी ऑफिसर इस पे फोकस होता है कि हम जो नर्सेज को लेके आ रहे हैं वो हम उनको जल्द से जल्द इस काबिल बना दें कि वो मरीज़ को क्वालिटी ऑफ केयर दे सकें। ट्रेडिशनली हमारे जो नर्सेज आ रहे थे वो डिप्लोमा करके आ रहे थे, वो उस पर कोई ख़ास फोकस नहीं था, ना कोई इस तरह की हमारी एक्टिव काउंसिल थी प्रीवियसली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-15 साल में हमारी काउंसिल भी काफ़ी एक्टिव हो गया है, हमारा डिप्लोमा प्रोग्राम डिग्री पे शिफ्ट हो चुका है, तो अभी जो हमारे पास बैचेस आ रहे हैं वो काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा उस पर काम करने की ज़रूरत होती है। जो नर्सेज हमारे पास आ रहे होते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ, तो क्वालिटी नर्सेज एज अ क्वालिटी नर्सिंग ऑफिसर
हमारा फोकस होता है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नर्सेज को जल्द से जल्द उस काबिल बना दें कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की केयर पाकिस्तान में भी प्रोवाइड कर सकें। और जैसे जैसे हमारे पास नर्सेज जा रहे हैं हम उनका बैकअप वहाँ पे तैयार करना शुरू कर दें। आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, सो आपको क्या लगता है कि अभी हमारी ये जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है ये वेल इक्विप्ड हैं या मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है? देखें, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह रहती है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले 10-15 साल की निस्बत तो हम काफ़ी इम्प्रोवाइज कर लिए इसको। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें ग्लोबल लेवल के साथ तो वो या स्टिल बहुत पीछे हैं उससे, और हमें इस पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। एफर्ट्स जारी हैं, लेकिन होपफुली नियर फ्यूचर वी विल ओवरकम दिस। तो मतलब थोड़ी बहुत बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी बहुत काम गुंजाइश करने की है। ज़रूरत अच्छा, ये एक बताओ, बीइंग अ मेल नर्स ये रेशो कितना होना ज़रूरी है? क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा ख़वातीन जो हैं ऑप्ट करती हैं नर्सिंग की फील्ड में आने के लिए, मेल्स बहुत कम करते हैं, हालांकि मेल्स की ज़्यादा ज़रूरत है। देखें, जेंडर वाइज तो फीमेल्स की भी उतनी ज़रूरत है जितनी मेल्स की है। कोई पेशेंट हमारे फीमेल्स भी आ रहे होते हैं, हमारा कल्चर ऐसा है जिसमें हमें मेल फीमेल को अटेंड करे तो समहाउ कहीं ना कहीं लैकिंग रह जाती है। तो फीमेल्स की भी ज़रूरत है, लेकिन मेल्स की भी उसी हिसाब से ज़रूरत है। लेकिन पहले इस वाले से काफ़ी अवेयरनेस कम थी, मेल्स आ नहीं रहे थे, लेकिन अभी अगर मैं देखता हूँ एडमिशंस तो थोड़े बहुत वो भी बेहतर हुए ना सिग्निफिकेंटली। अच्छा, यही सवाल जो है गुंजा जी आपसे भी है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि जो है यहाँ से ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ जो है वो बाहर जा रहा है। अच्छा, बाहर जाके वो बड़े फ़ख्र से काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको बड़ा एक टैबू समझा जाता है, इसको जो है अच्छी एक जो है शोबा नहीं करार दिया जाता। ऐसा क्यों है? और दरअसल ये बहुत पहले इस तरह की सिचुएशन थी कि लोग प्राउडली बताते नहीं थे कि हम नर्सेज हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज हो गया है। अवेयरनेस आ गई है, एजुकेशन इज़ द मेन कंपोनेंट। अभी आप देखेंगे कि नर्सेज जो है मास्टर्स इन नर्सिंग कर रही हैं, पीएचडी कर रही हैं, तो दैट्स वाई अभी एक ट्रेंड चेंज हो गया है। अब आप कम्युनिटी में कहीं भी बात करेंगे, सोसाइटी में, तो नर्सेज आर प्राउड टू से दैट कि वी आर नर्सेज, सो दैट इज़ नाउ चेंज्ड। लेकिन पहले इसमें जाहिर है कि इतनी इज्जत नहीं दी जाती थी, इस वजह से ये एक टैबू था कि नर्सेज ओपनली बताती नहीं थी कि हम नर्सेज हैं। बट अभी काफ़ी चेंज है, पेशेंट्स को अवेयरनेस हो गई है कि नर्सेज की क्या इंपॉर्टेंस है, उन्होंने सारा दिन में क्या काम करने हैं, और नर्स ने सिर्फ मेडिसिन नहीं देनी है, उसने पेशेंट की असेसमेंट करनी है, उसने असेसमेंट की प्रोग्रेस जो है वो पेशेंट को इन्फॉर्म करनी है, इंटरवेंशंस करनी है, डॉक्टर को बेसिकली एक मरीज और डॉक्टर के दरमियान ब्रिज है ना, जिसका किरदार अदा कर रही है। अच्छा, जी आप पूछें। मैं ये पूछने लगी थी कि आपने पे का जिक्र किया था कि तनख्वाहें कम होती जिसकी वजह से ज़्यादातर जो ट्रेंड या स्किल्ड नर्सेज हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि सरकारी तौर पर या फिर निजी तौर पर इन तनख्वाहों में कितना फ़र्क है? देखिए, फ़र्क तो काफ़ी ज़्यादा है, और अगर हम अब्रॉड की बात करें वो तो फिर बहुत ज़्यादा है। एज ए प्राइवेट सेक्टर हम तो काफ़ी बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन जब फिर भी नर्सेज बाहर के लिए अप्लाई कर लेती हैं तो वी आर अनएबल टू स्टॉप देम, क्योंकि हम वो ऑफर कर ही नहीं सकते, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये चैलेंज तो रहेगा, और स्पेशली उन ममालिक में जहाँ पे वो नर्सेज को ट्रेन नहीं करते हैं, वो तो हमेशा एशियन साइड से ही लेकर जाएंगे नर्सेज को। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा चंक जाता होगा आई एम श्योर यहाँ से, क्योंकि उनकी तो बड़ी स्किल्ड इमिग्रेशन की बात की जाए तो बड़ी स्किल्ड इमिग्रेशन की तो बड़े अलग से जो है उनके होते हैं, प्लान्स वगैरह भी होते हैं, उनके प्लान्स वगैरह भी होते हैं। मेनली इस वक्त क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं आप लोगों को जो कि आप समझते हैं कि हाईलाइट करना ज़रूरी है और जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? दरअसल एक इनकम्पैटिबिलिटी है बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर टीचिंग दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर में वो थोड़ा डिफरेंट है, और एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हैं, पेशेंट की भी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ी सिमिलैरिटी होनी चाहिए कि जो चीज़ें आप टीच कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिकली भी वो जो है वो एप्लीकेबल हो, स्पेशली इन पब्लिक सेक्टर। जब हमारे पास पब्लिक सेक्टर से नर्सेज आती हैं तो दे आर अनएबल टू डू द वर्क इन प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो फिर उनके लिए पब्लिक सेक्टर में तो हमने डांटते हुए भी देखे कई बार नर्सेज को, दवाई ले ले, टाइम हो गया तुम्हारा, वो सीरियसली वो डांट भी, नो ऑफेंस, मच रिस्पेक्ट, लेकिन अच्छा फैसल, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ इनोवेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, नर्सिंग के डिपार्टमेंट में भी कुछ ऐसी इनोवेशन या टेक्नोलॉजी का यूज है? बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे काफ़ी सारी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। प्रीवियसली जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर से जो नर्सेज आ रहे होते थे शिफा हॉस्पिटल में, तो उनको ट्रेन करने के लिए हमें किसी सीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर को रखना पड़ता था, सम टाइम उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती थी या
बाई चांस अगर वो उस दिन एब्सेंट हैं या वो भी चले जाते हैं तो हमें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल था। अभी हमने उनकी ट्रेनिंग से लेके हर एस्पेक्ट को ऑनलाइन हमने लिंक कर दिया टेक्नोलॉजी के साथ। हम उनके लिए LMS हमने डेवलप कर दिया जिसमें वो घर बैठे भी अपनी ट्रेनिंग शिफा के प्रोटोकॉल या इंटरनेशनल क्या फॉलो हो रहा है वो वहाँ घर बैठे भी सीख सकते हैं। सिमिलरली अगर वो अब मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो प्रीवियसली उनको चार्ट डॉक्यूमेंट करने पड़ते थे, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता था, अब हमने उसको ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। टेक्नोलॉजी से एक तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आ गई है, एरर जो कर रहे थे नर्सेज वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, और दूसरा ये है कि उनकी इस लेवल की ट्रेनिंग हो जाती है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं पाकिस्तानी नर्सेज को बहुत प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो जो भी आते हैं वो एक तो टेक्नोलॉजी से ओरिएंटेड होते हैं, दूसरा पाकिस्तान में जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, जो इनका करिकुलम है वो बहुत सी साउथ एशियन कंट्री से या दूसरी कंट्री से वो बेहतर डेवलप हुआ है। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी जो है नर्सिंग का और जो ये फील्ड है हेल्थ केयर की, ये कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी हमने कुछ जो है ना दिनों पहले एक बड़ी वायरल वीडियो भी देखी थी जिसने वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो शेर अफजल साहब के जो है उन्होंने तशखीस की थी कि आपको डायबिटीज़ है, लेकिन इट टर्न आउट टू बी द ऑपोजिट। वेल वो टेक्नोलॉजी में जब तक वो मेडिकल फील्ड से उनका इनपुट नहीं लेंगे, उनको लूप में नहीं लेंगे, तब तक टेक्नोलॉजी बेकार है। हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है हम जिसको इंटीग्रेट करें, अब मैं उसमें जब नर्सिंग साइड से मैं वहाँ पे हिस्सा ले रहा होता हूँ तो हमारे पास जो आउटपुट बनता है या फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो रिलायबल होती है। ठीक है। तो इस तरह की जब भी टेक्नोलॉजी बने तो मेडिकल किसी पर्सनल को अगर आप लूप में लेंगे तो वो सक्सेसफुल होगी। और अगर टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन जो मस्ट है तो नियर फ्यूचर में हम जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी हमारी वो तो अब खत्म होने आउटडेटेड है ना, तो आउटडेटेड चीज़ तो कोई भी हो तो वो तो फिर अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ उसको लिंक नहीं करेंगे अपने हेल्थ केयर को तो बहुत जल्द आपकी जो क्वालिटी है वो जीरो हो जाएगी। अच्छा गुंजा जी, एक और चीज़ है ना कि ड्यूटी आवर्स जो हैं, जैसे आपने कहा वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है तो ड्यूटी आवर्स भी ऑब्वियसली वो बढ़ा दिए जाते हैं कई बार, एंड मोस्टली पे भी नहीं किया जाता। तो ये ड्यूटी आवर्स वाला प्रॉब्लम कितना मतलब ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है? देखिए ये तो डे टू डे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका हेल्थ केयर वर्कर बीमार है तो जाहिर है वो अगर ड्यूटी पे रिपोर्ट नहीं कर रहा तो आपको उसकी जगह कोई ना कोई मेजर्स तो लेने हैं, और उसमें जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है हम उन्हीं को एक्सटेंड कर देते हैं। बट हमारे इधर अच्छी चीज़ ये है कि हम उनको पे करते हैं। अगर आप किसी को रोक रहे हैं, एक्स्ट्रा आवर्स करा रहे हैं तो हम उनको पे करते हैं, तो ये एक बेनिफिट उनके सामने होता है जिसकी वजह से उनको रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा राइट। अच्छा एक फैक्टर है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, बल्कि आप दोनों से इसका ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा, और जिसकी हम लोग बहुत सारी कंप्लेंट्स भी सुनते हैं नर्सिस से, मेल एंड फीमेल्स, एंड दैट इज़ द एलिमेंट हरासमेंट का। ये कितना फेस करना पड़ता है? हरासमेंट फिजिकल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, मुख्तलिफ टाइप की है। साइकोलॉजिकल हमारे पास मेरे ख्याल से 1 मिनट रह गया तो 30 सेकंड्स में प्लीज। बिल्कुल ये एग्जिस्ट करता है, हरासमेंट है, और हरासमेंट को डील किस तरह से करना है ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे और उसकी पॉलिसीज क्या हैं। वी हैव वेरी गुड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज इन आवर हॉस्पिटल, और जहाँ पे भी हरासमेंट होती है हम फौरन इंटरवीन करते हैं, और उस पर्सन के लिए कि वो सेकंड विक्टिम नहीं बन जाए हम प्रॉपर मेजर्स लेते हैं और हम उसको प्रॉपर टेकअप करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, आपका क्या कहना है इस पर? ऑर्गेनाइजेशन इसमें पैरामाउंट है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसी में डिफाइन नहीं करेगा तो वो हरासमेंट को रोक नहीं सकते। फर्स्ट चीज़ है उसको डिफाइन करना, सेकंड पे उसको इम्प्लीमेंट करना। जितना स्ट्रिक्टली वो उसको इन्फोर्स करेंगे उतना ही हरासमेंट के केसेस कम होंगे। खत्म तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ को, देयर आर ऑलवेज चांसेस कि वो होंगे, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो यही है कि उसको आप मिनिमम लेवल पे लेके जो कि पॉसिबल है। राइट। फैसल आपका और गुंजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए इस इम्पोर्टेंट डे पे। और ख़वातीन और हज़रात, इस सेगमेंट के अख्ताम में यही कहेंगे जी नर्सिस की इज़्ज़त करें, और क्योंकि ये जो है हमारे ही प्यारों की जो है खिदमत करते हैं, एंड आई थिंक हमारी बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में बीमार होते हैं, सो मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था कि इनके रोल को आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा ख्याल डॉक्टर से भी ज़्यादा शायद ये ख्याल रखते हैं, सो आप भी इनका ख्याल रखा करें। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और हम हमेशा इस प्रोग्राम में जो है वो जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे माशाल्लाह से टैलेंट है, और वो चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड हो, एजुकेशन की फील्ड हो, टेक्नोलॉजी हो, और बेइंतहा जो फील्ड्स हैं, टैलेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और हार्ड वर्किंग लोग हैं हमेशा। हम लोग अभी शायद ब्रेक में भी जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तानी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और लगन से, और वालिदैन की फिर नाज़रीन दुआएं भी हों तो हमेशा वो रंग
लेकर आती हैं। बिल्कुल जी, आज का ये जो सेगमेंट है काफ़ी ख़ास है क्योंकि खानेवाल के गांव के स्कूल टीचर के होनहार बेटे का ये एजाज़ है और राव मुबशर उनका नाम है और उन्होंने CSS जो है वो पास करके पुलिस सर्विस जो है पाकिस्तान की उन्होंने ज्वाइन की है। राव मुबशर जो है उन्होंने CSS के जो है 52nd जो है कॉमन ग्रुप में जो है 46th पोजीशन जो है वो हासिल की है और 52nd जो है ये पेपर जो है एग्ज़ाम्स हो रहे थे। इनका जो कॉमन ग्रुप में 210 जो है कामयाब जो है 210 कामयाब उम्मीदवारों को जो है सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए जो है वो लेटर्स जारी हुए हैं और जो है 52nd कॉमन में जो है 13,008 उम्मीदवारों में से जो है सिर्फ, अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ 401 उम्मीदवार जो हैं तहरीरी इम्तिहान में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, और उनकी इसी कामयाबी पर बातचीत करने के लिए खुद राव मुबशर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुबशर, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू आर वेलकम। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा फील होता होगा, जैसे हम अभी आपका ये इंट्रोडक्शन आपने खुद भी सुना होगा, हमारे नाज़रीन ने भी सुना। सो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? फीलिंग तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक जर्नी जो है वो लॉन्ग थी। इट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट ऑफ CSS। तो ये एक ओवरवेलमिंग जो है फीलिंग है, इसको वर्ड्स के अंदर मैं अभी तक डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा और मैं कंटिन्यूसली इस मोमेंट्स को फील कर रहा हूँ। अच्छा मुबशर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इनिशियल रिएक्शन क्या था जब आपको ये आपने अपना रिजल्ट देखा या आपको आपके दोस्त ने या फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने आपको बताया कि मुबशर पास हो गया है, CSS क्वालिफाई हो गया, क्योंकि आपका लास्ट अटेम्प्ट था, तो वो इनिशियल रिएक्शन क्या था? वैसे तो मेरी हिम्मत नहीं थी इस दफा खुद से रिजल्ट देखने की क्योंकि मैंने अपने हमेशा फेल्ड रिजल्ट ही देखे हैं। तो इस दफा मेरे दोस्त को जिम्मे लगाया हुआ था कि तुमने बताना है। उसने जैसे ही बताया तो वो मोमेंट मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया उस मैसेज का, वो मैंने सेव की हुई है और मैंने फैमिली को जाके जब बताया, ऐसे एक वो भी मोमेंट हमने कैप्चर नहीं की लेकिन मेरे माइंड में पिक्चर वो बन गई है। वो एक सारी फैमिली जो है एकदम से मेरे ऊपर आ गई खुशी से जब मैंने कहा कि पुलिस सर्विस। दे वर नॉट टेकिंग मी सीरियसली वैसे पिछले काफी साल से। अच्छा, शायद मजाक ही कर रहा है। और मुबशर, एक और CSS के एग्जाम्स ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं और ये एग्जाम्स क्लियर करना वाकई बहुत बड़ा एजाज़ होता है, चाहे कोई भी हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त आपको देख रहे हैं जो चाहते हैं कि वो फ्यूचर में CSS करें, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर देम। उनको गाइड करें कि किस तरीके से वो इन एग्जाम्स को पास कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन एज है, इसमें गाइडेंस का मसला कभी भी नहीं रहेगा। हाँ, ओवर गाइडेड हम जरूर हैं। इस CSS की जर्नी के अंदर जो ओवर गाइडेंस है उससे अवॉइड किया जाए। और सेकंड ये है कि 2-3 क्वालिटीज अपने साथ रख लें और वो है पेशेंस की, कंसिस्टेंसी की और फोकस की। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट हर इंसान कर लेता है, इंग्लिश भी पढ़ लेगा और बाकी सब्जेक्ट्स भी कर लेगा, वो इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो पेशेंस और फोकस है ये असल में आपको तंग करती है जब आप एक दफा फेल होते हैं, 2 दफा फेल होते हैं, आपके साथ वाले जॉब कर रहे हैं, अच्छे पैकेजेस ले रहे हैं, कुछ सिविल सर्विस का ही कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, देन यू फील के यू नीड समथिंग। अच्छा मुबशर, मुझे बताओ, माशाल्लाह से आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है और आपके गुफ्तगू करने का अंदाज भी बहुत खूबसूरत है। मुझे बताएं आपकी मोटिवेशन क्या थी, क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट थी आपकी और अभी रिसेंटली ना हमने एक मूवी भी देखी थी, वो CSS के बारे में ही थी, मतलब मुझे, और वो भी लड़के की कहानी यही थी कि उसका भी आखिरी अटेम्प्ट था लेकिन उसके पास मोटिवेशन अच्छी थी। तो आपकी मोटिवेशन क्या थी? अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं अपने दिल के बड़ा करीब रखता हूँ। मोटिवेशन मेरी ना 2-3 थी। एक तो ये थी कि मेरी जो एक फीलिंग होती है ईगो की, वो उस फोर्स ने मुझे बहुत ज्यादा ड्राइव किया। जब मैं फेल हो रहा था देन आई वाज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि वाई मैं ही क्यों फेल हो रहा हूँ, ऐसी क्या चीज है जो मैं नहीं कर सकता। ये इस चीज ने मुझे पुश करके रखा कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। सेकंड ये होता है कि जो आपकी फैमिली है और फ्रेंड्स हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं कि यू हैव समथिंग। जब टाइम पूरा है तो आप ये ना समझें कि आपके अंदर कोई कमी है, आप चलते रहें। और जो जहां पर आप इशारा कर रहे हैं वो भी दिल के बड़ा करीब है। वो मेरे मतलब कोई है अच्छा, होना चाहिए। वो कोई है इस वक्त, वो भी आई एम श्योर सुन रही होंगी, तो उनका अगर आप तस्करा करना चाहें।
मैं तो बस यही कहूंगा कि उम्मीद के बाद अगर इंसान को कोई चीज ड्राइव कर सकती है तो वो लव है, लव की फीलिंग है। लव से आप दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं। क्या तो बात लव है। एक बहुत पावरफुल फीलिंग क्या बात है। तो उनका नाम क्या है वैसे? मैंने तो अपनी पोस्ट में भी प्राइवेसी इशू की वजह से नहीं रखा था, दुनिया वाले देख लेते नहीं, इट्स ओके। जो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से स्टूडेंट्स पे आऊंगी, जो आपके स्टडी आवर्स थे वो क्या हुआ करते थे, ताकि जो भी स्टूडेंट्स इस वक्त आपको देख रहे हैं और वो भी चाहे कि उनको एक अच्छा सा स्केड्यूल मिल जाए, सो दे कैन गेट एन आंसर। जी अच्छा, मैंने कोई हीरो बनने की कोशिश वैसे की नहीं इसके अंदर, क्योंकि मैं कोई 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहा हूँ। मैंने नॉर्मली एक मीडियोकर की तरह ही 8 से 9 घंटे या 6 से 8 घंटे, लेकिन बस ये होता था कि छुट्टी नहीं होती थी। ये नहीं है कि एक हफ्ता आप 14 घंटे पढ़ रहे हैं और अगले हफ्ते सो रहे हैं। कंसिस्टेंसली जो हमने स्टोरी सुनी है खरगोश के, कछुए की, कि मुसलसल जो है वो स्लो चलने वाला भी जीत जाता है और तेज चलने वाला भी हार जाता है। उसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हुए मैंने अपनी ये स्ट्रेटजी रखी थी। ये है कि मेंटोरशिप एक अच्छी थी और इंटरव्यू के दौरान भी जो है वो काफी अच्छी मेंटोरशिप रही, तो उसने मुझे काफी गाइड किया। सो मुल्तान में सिर्फ आप है या कोई और भी है जिसने क्वालिफाई किया है? नहीं, मेरा दोस्त है, काफी लोग हैं मुल्तान में, लेकिन जो उनको मैं पर्सनली जानता हूँ वो मेरे एक दोस्त हैं। वो मेरे आगे ही बैठे थे पेपर्स में और मैंने उनको ये कहा था, उनकी लास्ट टाइम एलोकेशन नहीं हुई थी तो वो मुझसे आगे आके बैठ गए, तो मैंने उसको कहा था कि तुम्हारा तो पास इस वजह से हो जाएगा क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे बैठा हूं। तो खैर वो भी पुलिस सर्विस में है और मैं भी पुलिस सर्विस में हूं। अच्छा मुबशिर, व्हाई पुलिस सर्विस? वैसे सर मेरी जो सेकंड चॉइस, वैसे वो भी पुलिस सर्विस में गया था बॉय। कौन? यस, मूवी वाला। ओह या, वो मेरे स्कूल फेलो भी हैं बाय द वे। अच्छा, पुलिस सर्विस इस वजह से कि ये जो दो सर्विस है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पैस डीएमजी ग्रुप और पुलिस सर्विस, ये ऑल पाकिस्तान सर्विस है। ये ग्रुप जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मेन आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर पैरेलल ज्वाइन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनका इम्पैक्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर सर्विसेज। मैं किसी सर्विस को कोई बात नहीं कहूंगा, एवरीवन हैज इट्स ओन रोल, लेकिन मैं बस ये समझता हूँ कि जो ये सर्विसेज हैं दोनों, इनके ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं उनकी अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जिम्मेदारियां तो काफ़ी हैं उन पे, और आई एम श्योर जो है आपकी जो है इंडक्शन के बाद जो है उनकी इज्जत और वकार में भी इजाफा होगा। आजकल हम कुछ अच्छी खबरें नहीं सुनते उनके हवाले से। ये भी न्यूज़ मेरे सामने आ जाती है बार बार। तो कैसे वैसे दोस्त यार आपको जो है तंग करते होंगे डेफिनेटली, इट्स कॉमन कि वो कहते हैं ये देखो तुमने पुलिस ज्वाइन की है तो पुलिस का क्या हाल होने वाला है, ये देखो। अच्छा मुबशिर, पाकिस्तान में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं जो CSS के एग्जाम्स के लिए अपीयर होते हैं वो कामयाब नहीं होते इतनी जल्दी, इसकी वजह क्या होती है? वो क्यों फेल करते हैं एग्जाम्स को बार बार? अच्छा, एक पॉइंट तो मैंने बताया कि ओवर गाइडेंस बहुत ज्यादा है, हर कोई ही कुछ ना कुछ बता रहा है। और दूसरा, so you are stuck between a lot of information, is that what you are trying to say? यस, इंफॉर्मेशन एज में है ना हम, तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो उसमें मिस इन्फॉर्मेशन और ट्रू इन्फॉर्मेशन को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि जो स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली वो भी इस तरह से गाइडेंस नहीं दे रहे होते। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग सो, वो भी इस चीज में थोड़ा सा रिलेक्टेंट फील करते हैं। और थर्ड जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारा एक नेशनल क्राइसिस है, हमारा एक कौमी मसला है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज का। और CSS के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 98% बच्चा फेल कर जाता है, तो वो फिर उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए स्टूडेंट को, इस वजह से ज्यादा लोग फेल होते हैं। राव मुबशिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपसे गुफ्तगू करके मज़ा आया, और आई एम श्योर जो है पाकिस्तान की आवाम को जो है इंस्पिरेशन भी मिली होगी। और इस बार रिजल्ट ऑल्दो जो है बहुत कम आया है, पास होने वाला जो रिजल्ट है बहुत कम है, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। आपको मोटिवेशन हो तो आप जो है लास्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं। थ्रू दैट। और नाज़रीन, ये थी हमारी आज की सुबह की सोच, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे को। आप सबने अपना और अपनों को बहुत सारा ख्याल रखना है और हमेशा याद रखना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद।